नमस्कार। जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की महिला विंग अध्यक्ष मनीषा तोमर से। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्ते। मनीषा जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे ये करना चाहूंगा, आमतौर पर राजनीति में महिलाएं आने से बचती हैं, लेकिन आपका कैसे राजनीति में आना? मैं अगर बेसिकली कहूँ तो मैंने कभी किसी भी प्रोफेशन को चुनने से पहले, चाहे एजुकेशनल बैकग्राउंड हो या प्रोफेशनल बैकग्राउंड हो, तो ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ या मैं इस जेंडर को हमारे समाज में बहुत पीछे रखा जाता है। इट वाज ऑलवेज लाइक कि बस करना है तो करना है, फिर चाहे वो स्कूल में मेरे स्पोर्ट्स की बात रही हो, चाहे फिर आगे प्रोफेशन की बात हो। तो पॉलिटिक्स में हाँ, डेफिनेटली महिलाएं बहुत कम आती हैं और बहुत डिफिकल्ट होता है एटमॉस्फेयर को देख के, बट स्टिल क्योंकि लगता है कि जो हम करना चाहते हैं उसको जेंडर को ना देखते हुए आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बस इसी सोच के साथ मैं आज पॉलिटिक्स में। तो जब राजनीति में आप कदम रख रही थी तो परिवार में विरोध भी हुआ होगा, क्योंकि महिलाएं राजनीति में आई, परिवार के लोग भी पसंद नहीं करते। किस तरह का विरोध देखना पड़ा? नहीं, मैं तो कहूंगी कि मैं थोड़ा इसको गॉड ब्लेस्ड हूँ कि मेरी फैमिली में कभी ये नहीं रहा कि आप महिला हैं इसलिए आप ये नहीं कर सकती। हमारे फादर ने हमेशा से एजुकेशन भी हमें बहुत अच्छा दिया। अगर हम 4 भाई बहन हैं तो हम सभी को उन्होंने सिंधिया स्कूल में पढ़ाया। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा है तो उसको अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, बट हम चारों को इक्वली पढ़ाया। और सेम विद प्रोफेशन, हाँ घर में विरोध हुआ, पर इसलिए नहीं हुआ था कि मैं एक लड़की हूँ और मैं पॉलिटिक्स में जा रही हूँ, बट इसीलिए हुआ था कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, एक इंजीनियर हूँ, अच्छे बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स में जा रही हूँ। तो दोनों में डिफरेंस है कि पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आते। तो जो एक घर में विरोध था वो सबसे बड़ा विरोध यही था कि राजनीति गंदे लोगों के लिए होती है और अनपढ़ लोगों के लिए होती है। तो वो मुझे विरोध अपने घर में झेलना पड़ा कि बीइंग एन इंजीनियर, व्हाई दिस। आपके फ्रेंड्स लोगों ने भी बोला होगा कि आप पढ़ी लिखी हैं, कहाँ राजनीति में पचड़े में पढ़ना चाह रही हैं? हाँ इस तरह का कुछ? बिल्कुल। सबको सबसे पहले तो मेरा डिसीजन अजीब ये लगा था कि दिल्ली से क्यों वापस ग्वालियर जा रही हूँ, ग्वालियर में क्या है, मध्य प्रदेश, वाई, कौन जाता है वहां पर। तो एक ये था, और क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स इंडिया से बाहर है, वेल सेटल्ड है, जॉब्स कर रही है, लेकिन हाँ उस ड्यूरेशन में उनको लगता था मनी, मेरा निकनेम इज मनी फॉर माय फ्रेंड्स, तो कि मनी नहीं, नॉट दिस। लेकिन आज जिस मुकाम पे हम हैं, जिस विल पावर से काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत खुशी भी होती है। दे आर रियली हैप्पी टू सी कि वी कांट बिलीव दिस कि यू हैव डन, तो आपका डिसीजन उनको भी पसंद आ गया? हाँ, अब तो एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग अस। जी। आप आम आदमी पार्टी में ही क्यों आई? कितना अलग मानती है आम आदमी पार्टी को? और राजनीतिक दल भी थे, एस्टेब्लिश दल थे। आम आदमी पार्टी एक नया राजनीतिक दल है, तो इससे आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? मैं बेसिकली आफ्टर माई इंजीनियरिंग आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो दिल्ली में जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस ड्यूरेशन में अन्ना आंदोलन वहां शुरू हुआ था। मुझे अभी तक याद है कि राजेंद्र नगर में हम रहते थे, हमारा पूरा एक ग्रुप रहता था। तो जब जंतर मंतर में या हम लोग जितने प्रोटेस्ट होते थे, तो वहां पर बस इतना पता था कि पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और वो उस टाइम एकदम नए नए थे, इट इज लाइक 10 years बैक। तो बस ये था कि जंतर मंतर जाना है क्योंकि कुछ तो हो रहा है। यंग लोग बैठे और पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया के बाहर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कोई अन्ना आंदोलन शुरू हुआ है। तो हम लोग कैसे भी एक टाइम निकाल के हम सारे स्टूडेंट्स वहां जाते थे। फिर जब जाते थे तो वो पूरा प्रोसेस को समझा। फिर जब वो आंदोलन था तो उस आंदोलन में आफ्टर अपने ट्यूशंस वहां बैठ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, देश भर के नए नए विचारधारा, अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग आते थे। तो उनसे जब इंस्पायर हुए, फिर उसके बाद अरविंद जी का जब पार्टी पॉलिटिक्स में आने का प्लान हुआ, क्योंकि वो भी एक चैलेंज था। दैट वाज अ चैलेंज बाय हमारे दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग चैलेंज दिया था अरविंद केजरीवाल जी को। आई स्टिल रिमेम्बर दैट फ्रेज। तो जब उन्होंने ये चैलेंज दिया था, तो उस चैलेंज को जब उन्होंने एक्सेप्ट किया अरविंद जी ने, तो मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगा सोचने में। पॉलिटिकली बैकग्राउंड अगर कहें तो मेरी फैमिली पॉलिटिकल ऑलरेडी है, बट बीजेपी बैकग्राउंड तो आई नेवर लाइक्ड इट, और हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब अरविंद जी ने ये स्टेप लिया कि नहीं, अब आंदोलन से हमें पॉलिटिक्स में जाना है, तो मन में उस समय एक बात एकदम स्टार्ट हुई कि यार, अगर मैं ऐसे बोलूं तो कि आईएएस लोग यार छोड़ छोड़ के अपनी जॉब्स, आईआरएस हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको जॉब छोड़नी पड़ रही है, इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन है, तो वो जब पॉलिटिक्स में जा सकते हैं तो फिर मैं भी क्यों तैयारी करूं। अल्टीमेटली अगर मैं पढ़ लिखे, मुझे चलाने वाला वो अनपढ़ नेता ही है, तो व्हाई टू स्टडी सो हार्ड, इट्स बेटर टू रूल देम।
तो फिर उस टाइम एक मतलब वो किक था, मतलब ये मैं कहूंगी उस लैंग्वेज में। आप बता रही हैं अभी कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि किसी राजनीतिक दल से रही है, जी। तो वो कौन सा दल था? और आज जब आप आम आदमी पार्टी में हैं तो वो कहीं क्लैश करता है क्या, उनकी विचारधारा उस पार्टी की और आपकी नई विचारधारा? मेरे फादर एक्चुअली आरएसएस से बिलोंग करते हैं। अच्छा। मेरे फादर, मेरे चाचू, और जो मेरी मॉम थी वो भी ग्वालियर की महिला मोर्चा अध्यक्ष थी। मेरे फादर भिंड जिला अध्यक्ष थे, मेरे चाचू साडा उपाध्यक्ष रहे हैं। तो और आज भी मतलब हमारे जितने कजन्स हैं दे आर इनटू आम आदमी सॉरी भाजपा, बट क्लैशेस नहीं हुए। थोड़ा सा ये दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग है। आज की नहीं तारीख विचार। में दिल्ली में जो मामला चल रहा है अध्यादेश को लेकर, दिल्ली में हम्म। अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसती दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार पर आरोप है आपकी तरफ से। जी जी। तो घर में भी कुछ इस तरह के मामले, मतलब बातें सामने आती है कभी कुछ? देखिए फैमिली में एक जनरेशन गैप भी होता है, और इस जनरेशन को आम आदमी पार्टी, इवन मैं मतलब सीरियसली ये सामने चैनल पे भी बोल सकती हूँ कि बीजेपी में भी जो चाहे मेरे फादर के टाइम के हो या हमारे से जस्ट ऊपर वाली जनरेशन के लोग हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि उनके बच्चे आम आदमी पार्टी में आए। दिस इज माई, मैं जो ग्राउंड रियलिटी देख रही हूँ। तो हमारे मतलब फैमिली वाइज हमें कोई क्लैशेस नहीं थे कि पापा ने ये कभी नहीं बोला या मेरे पेरेंट्स ने। थोड़ा सा रहता था, भैया लोग को अजीब लगता था क्योंकि वो अभी अभी भी पॉलिटिक्स में है, अभी भी बीजेपी के उसमें। बट लेकिन उनको जब ऐसा महसूस होने लगा कि नहीं, हमारे घर का एक बच्चा या हमारे घर की ये अगर इतना काम कर सकती है, मेहनत कर सकती है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक मन में होता है कि बीजेपी क्या दे पा रही है किसी को, तो दे आर हैप्पी टू सी। मतलब अब आज की तारीख में आप एक घर में जी भाजपा और एक एक रूम में आम आदमी पार्टी, किस तरह से रह पाती? नहीं, ये आम आदमी पार्टी की आप ये मान लीजिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी कि मैंने अपने पूरे घर को भाजपा से हटा के आम आदमी पार्टी का बना दिया है। अच्छा। मेरे पूरे घर में अब आम आदमी पार्टी चलती है। मेरा किचन होगा तो वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी जा सकते हैं। मेरे घर में पिछले 5 साल से आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। पिछले 5 साल से हमारे जहाँ भाजपा का झंडा होता था वहां आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगा हुआ है। तो तो आपके भाई की तरफ से विरोध नहीं होता जो भी भाजपा से है? नहीं, मेरा जो मेरा रियल ब्रदर है, ही इज नॉन पॉलिटिकल, ही इज अ म्यूजिशियन। अच्छा। तो वो एज अ यंगस्टर उसको तो आम आदमी पार्टी बहुत पसंद है। तो मेरी सिस्टर्स और मेरे ब्रदर जो रियल है वो तो सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे आर नॉन पॉलिटिकल। आपने भी बताया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अन्ना आंदोलन हुआ था उससे पार्टी का उदय हुआ, जी लेकिन आज जो पार्टी आम आदमी पार्टी है उस पर ही भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप हैं। दिल्ली के 2 मंत्री जेल में हैं, एक जी। स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर हैं भले। हम्म। तो आपको नहीं लगता कि जो पार्टी इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के कारण बनी थी उस पर ही इतने आरोप, आखिर क्या कारण है? देखिए क्या होता है जब आप कुछ नया काम करते हैं, मतलब मैं बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं बन रही हूँ, अभी मैंने इतनी पॉलिटिक्स सीखी भी नहीं है। लेकिन जब आप कुछ डिफरेंट करते हैं, कुछ अच्छा देते हैं, हमारा देश ऐसा है कि यहाँ पर कुछ अलग करने को बहुत मुश्किल से एक्सेप्टेंस मिलती है। मतलब इवन हम अपना हमारे घर में जब बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर कोई बच्चा कुछ अलग करना चाहता है तो वो पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं होता। उसी तरीके से जब आम आदमी पार्टी ने लिटरली लोगों को सिर्फ मैनिफेस्टो में नहीं और पेपर में नहीं, एग्जीक्यूशन में भी बेस्ट एजुकेशन दे दी वर्ल्ड की। मतलब उन्होंने वाकई में लोगों को एक अच्छे मोहल्ला क्लिनिक्स दे दिए। तो ये एक्सेप्टेड नहीं है बीजेपी कांग्रेस के लिए। इट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर अदर्स जो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं। उनको लगता है, आज हमको भी सुनने को मिलता है, भाजपा हमारे सामने जब इंटरव्यूज होते, डिबेट्स होते, तो मुझसे तो सामने बोल देती है, अरे आप तो नए आए हैं। तो उनको इस बात का बहुत घमंड है। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो आप पे ऐसे आरोप लगते हैं। इवन हम लोग भी हर दिन तैयार होते हैं। हमें पता है इलेक्शंस आ रहे हैं, कभी भी आप पे कोई भी आरोप लग सकता है, कभी आप पे फेक आरोप लगाए जा सकते हैं। और रही बात सत्येंद्र जैन जी की और मनीष सिसोदिया जी की, तो मनीष सिसोदिया जी ने जो मुझे तो लगता है कि मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। जिस इंसान ने, जिस शिक्षा मंत्री ने इस देश का नाम एजुकेशन में रोशन कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही शुड बी हैप्पी। मतलब एक प्राइम मिनिस्टर का काम यही होता है कि आपके देश में कुछ अच्छा हो रहा है उसको भी आप सपोर्ट करिए, प्रोत्साहित करिए, ना कि उसको एक बिना वजह की सजा दें। और अभी उनपे आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, और एजेंसी सारी मोदी जी के हाथ में है, तो वो तो अपना कितना भी आप पूरे प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, कितना भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। नहीं, तो तो जो दोनों मंत्री जो जेल में हैं जी वो मोदी जी के कारण तो नहीं है, वो जुडिशरी ने उनको जेल में पहुंचाया है, जांच चल रही है, आरोप सिद्ध हुए हैं, आरोपों की चार्जशीट दाखिल हुई है, उसके बाद जो अभी प्रक्रिया चल रही है इसमें भाजपा का तो कोई लेना देना नहीं है, नहीं सारी नहीं, चीजें आरोपों की जांच हुई है। नो नो, अभी जांच के बाद फिर अभी ये सिद्ध स्थिति बनी नहीं है। हुए हैं। नहीं, आरोप भले ही अभी सिद्ध नहीं हुए हाँ लेकिन हाँ आज की तारीख में जांच चल रही है, वो तो जुडिशरी के लेवल पर चल सर, रही है। हाउ टफ इट इज कि आप कोई भी आरोप लगाकर किसी को भी जेल में पहुंचा दें। बहुत आसान है आज। ये अगर इतने ही आरोप सिद्ध हो जाते हैं
तो मोदी जी अडानी को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? तो इसका कहने का मतलब उनका एजेंसी पे कंट्रोल है, इसलिए तो और लोग बच जाते हैं। वो इतने सारे मंत्री हैं जिन पे आरोप लगे हैं, उन्हें क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? लेकिन कहीं ना कहीं वो उन पे कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं। लेकिन जहां पर आपको लग रहा है कि हमारी एजेंसी का हम फायदा उठा सकते हैं बिकॉज दे आर इनटू आवर कंट्रोल, जुडिशरी भी इज नॉट आउट ऑफ मोदी। इस देश में ऐसा कोई चीज नहीं है जो मोदी के बाहर जाके काम कर सकता है। आप मोदी के खिलाफ इतना बड़ा बैनर अगर लगा दे कि हमें हमारा प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, उस पर एफआईआर हो जाती है, जबकि ये तो वी हैव राइट टू स्पीक। इसका मतलब आप बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं अगर आप ये कह रही हैं तो कि जुडिशरी भी मोदी के अंडर में है। हाँ, तो ये आज की तारीख में हर देशवासी के लिए बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर बात है। तो डेफिनेटली देश इस बात को जो समझता है वो गंभीर है इस बात पे। वो अपने आप को ये मतलब इसको बोलेंगे इनसिक्योर महसूस करता है। आज मैं इतने बड़े, आप तो मंत्री पे जा रहे हैं, आज आप मध्य प्रदेश में भी कहीं चले जाइए, इतना सारा घोटाला हो रहा है। अगर वाकई में एजेंसीज फ्री हैं तो क्यों नहीं जिन लोगों की जनता को सीबीआई की मांग रखनी पड़ती है, क्यों रखनी पड़ती है? आप इतने सारे घोटाले और आप सीधे सीबीआई जांच रख दीजिए ना। लोगों को उसके लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? इसका मतलब यू हैव कंट्रोल ऑन योर पीपल ना। वो नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान जी पे कोई, अगर आज देश में सबसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है सीएम तो वो सिर्फ शिवराज चौहान है। चाहे व्यापम से बात कर ले, चाहे पटवारी घोटाले से बात कर ले, और आप बीच में तो वो माल नरिशमेंट और उसमें जो कुपोषण खाया था उसके लिए कितना लोग चिल्लाए, कुछ नहीं हुआ क्योंकि मोदी कैन क्लोज एनीथिंग। आप मनीष सिसोदिया जी के पीछे पड़े, आप शिवराज चौहान के पीछे पड़ी ना, तब आपको मानेंगे कि आप वाकई में एजेंसीज आर फ्री टू वर्क। आपका कहने का मतलब है कि आज की तारीख में जितने लोग भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी के साथ में हैं और भ्रष्टाचारों को पोषित कर रही है बीजेपी। बिल्कुल, मतलब हाँ, ये बात कि जो भ्रष्ट हैं, ये नहीं है कि बीजेपी पूरी ही भ्रष्ट होगी, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन सारे भ्रष्ट जो हैं उनके लिए बीजेपी का डोर खुला हुआ है। और जितने बीजेपी में भ्रष्ट लोग अपना काम कर पा रहे हैं क्योंकि उनको संरक्षण मिलता है। दैट्स वेरी ट्रू। आज की तारीख में अगर भ्रष्टाचार इस स्तर पर आ चुका है तो एक अन्ना आंदोलन जो हुआ था, अन्ना हजारे उस समय चेहरा थे, अरविंद केजरीवाल और तमाम आप जैसा बता रही थी अभी पूरी एक टीम काम कर रही थी। तो अगर देश में ऐसी स्थिति है, हाँ बीजेपी ने हालात इतने खराब कर दिए हैं, तो इसके खिलाफ फिर एक नया आंदोलन तो नहीं खड़ा कर किया जा रहा केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा सकता है? जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो दिग्विजय सिंह जी ने एक डायलॉग मारा था उनको, जो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात थी। उन्होंने कहा था कि अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो यहाँ बैठ के धरना प्रदर्शन मत कीजिए, संसद में जाइए और अपनी मांगों को पूरा करिए। तो ये जो आप बात मुझसे बोल रहे हैं कि हमें आंदोलन करना चाहिए, राजनीति को बदलना ही एक आंदोलन है। ये आम आदमी पार्टी कोई सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन ही है जो इस देश में इस तरीके की तानाशाही की जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके खिलाफ उनके सामने खड़े होकर लड़ी जा रही है। जहां पर सरकार है वो सरकार उस आंदोलन को अपने हिसाब से बेस्ट मॉनिटरिंग, बेस्ट काम करके चला रही है, और जहां सरकार नहीं है, जहां लोग लड़ रहे हैं, वो अपने आप को विपक्ष की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये पूरा आंदोलन है आम आदमी पार्टी। एक तरफ आप कह रही हैं कि संसद में इस पर होना चाहिए, संसद में जाकर ये बात होनी चाहिए, और एक आंदोलन के तौर पर आप बता रही हैं आम आदमी जो है आंदोलन खड़ा कर रही है, आम आंदोलन के तहत ले रही है राजनीति को जी। एक तरफ आप बात करते हैं कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी से मिली हुई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप भी लगाए हैं इस तरह के कि कमलनाथ ने शिवराज को सत्ता सौंपी थी। एक तरफ ये बात आती है, दूसरी तरफ दिल्ली में अध्यादेश हटाने के लिए आप कांग्रेस के पास जाते हैं केजरीवाल जी, उनसे राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं और चाहते हैं कि उनका साथ मिले। ये कैसा गठजोड़ है? सिर्फ कांग्रेस के पास नहीं जाते हैं, 26 ऐसी पार्टीज हैं, 26 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका ये एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। और ये सिर्फ राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं है, ये क्योंकि एक आपको जब बहुत बड़े चोर से लड़ना होता है उसको आपको बहुत सारी पावर गैदर करनी पड़ती है। हम विधानसभा में किसी भी तरीके का कोई अलायंस नहीं कर रहे ऑल ओवर इंडिया में। दिस अलायंस इज ओनली फॉर 2024, और वो भी इसीलिए है क्योंकि जब महसूस हुआ कि इतना बड़ा आदमी जो इतना लगातार गंदगी कर रहा है उसके लिए हम अकेले होकर नहीं लड़ सकते। हो सकता है कि जो अलायंस बना है अब वो सारे अलायंस मिलकर एक दूसरे का सपोर्ट करने के चक्कर में हो सकता है कि बेहतर हो जाए, हो सकता है पूरा भ्रष्टाचार खत्म होने लगे, सिर्फ भाजपा एक अकेली भ्रष्ट पार्टी बचे।
कभी कभी कुछ अलायंस ऐसे होते हैं जो आपको देश को फायदा दे। तो ये जो अलायंस है दैट इज फॉर 2024। और अगर इस अलायंस में भी एक तरीके हैं कि अगर इसमें भी कोई भ्रष्ट होगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कांग्रेस की हम बात करेंगे, टीएमसी भी है इसमें और बहुत सारे रैंडम पार्टीज हैं, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया है। तो लेकिन दूसरी तरफ मोदी ये बात करते हैं, भाजपा की तरफ से ये बात आती है कि जो INDIA बना है उसमें तो सभी भ्रष्ट हैं, सब पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगे हुए। मोदी जी से पूछिए पहले आपके पास कौन भ्रष्ट नहीं। अमित शाह का बेटे को आप बिठा देते हैं एसोसिएशन में, वो भ्रष्ट नहीं है? मोदी जी साफ है। और मोदी जी छोड़ दीजिए, मैं बोल रही चलिए मैं इतना बड़ा भी वहां तक क्यों पहुंचूं। आप शिवराज सिंह चौहान जी आपके साथ इतने भ्रष्ट है, आप उन पे बात क्यों नहीं करते? और कितने सीएम्स होंगे जिनके हम अगर R&D करने बैठ जाएंगे तो पता नहीं कितने भ्रष्ट निकलेंगे। तो वो तो भ्रष्टाचारी से मुझे लगता है उनको तो एकदम बंद कर देना चाहिए वर्ड अपने मुंह से। चलिए, दिल्ली की बात हो गई। दिल्ली में तो आपने कहा कि चूंकि 26 पार्टियों के साथ सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ जाना है इसलिए जी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी? अगर मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस का साथ देंगे या किस तरह से लड़ेंगे? कांग्रेस के साथ भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे या यहाँ आप आरोप लगा रहे हैं कि कमलनाथ ने सत्ता शिवराज को सौंप दी? तो ये कुछ अजीब सी बात है। नो, 23 में हमारा जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए कोई वो इंडिपेंडेंट है, वो हर पार्टी। वहां आप एक साथ रहेंगे जी। एक किसी भ्रष्ट के लिए जिसको आप चोर भी कह रहे हैं, और यहाँ आप किसी भ्रष्ट नहीं के नहीं खिलाफ नहीं, अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे। हम उनके साथ नहीं लड़ेंगे, सीट्स डिवाइड की जाएंगी 24 में। उसमें ये नहीं है 24 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं, अभी कुछ है ही नहीं। अभी तो विधानसभा चुनाव पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंट है। जितनी भी 26 पार्टीज हैं वो विधानसभा चुनाव इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगी अपनी अपनी स्टेट्स में। ये अलायंस सिर्फ 24 PM के लिए है कि PM बदलना है। यहाँ इस लड़ाई में विचारधारा का कोई मायने नहीं। किस चीज में? 23 में? 23 विधानसभा चुनाव में ये विचार किसी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ आप लड़ रहे हैं तो यहाँ कोई एक का नहीं होना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपको अपनी भी देखिए, अभी जब हमारे पास एक हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे, जब आप अलायंस भी करते हैं, जब आप सीट्स भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि ये सीट्स हमें चाहिए, ये सीट्स हमें चाहिए, उसके लिए आप जैसे फॉर एग्जांपल आम आदमी पार्टी ज्यादा सीट्स अगर लेना चाहेगी अलायंस में, तो उसके लिए हर स्टेट्स में उसके पास ज्यादा MLA होने चाहिए, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी हो या कोई भी XYZ कोई भी पार्टी हो, वो इसीलिए अलायंस बना रहे हैं जिससे कि 24 में वी कैन फाइट अगेंस्ट मोदी, मतलब इंडिया कैन फाइट अगेंस्ट मोदी। और 23 में तो हमें अपना संगठन वैसे ही बनाना है। तो यहाँ पर कमलनाथ अगर भ्रष्ट है तो वो है भ्रष्ट, ये बिल्कुल नहीं है। और ऐसा नहीं है कि अगर राहुल गांधी के साथ, हमने ये नहीं बोला है कि 2024 में राहुल गांधी को PM बनाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कमलनाथ भी भ्रष्ट है? देखिए, कमलनाथ जी तो मुझे लगता है कि उनके पास तो अभी कुछ बचा ही नहीं करने को। वो तो नहीं, मतलब भ्रष्ट क्या बोलूंगी, उनको तो मैं अभी एज अ लीडर भी नहीं मान पा रही हूँ। मतलब हम लोग खुद उनको मानते ही नहीं है। उसका कारण है कि वो पूरे टाइम अपने बेटे की पॉलिटिक्स करते हैं और कांग्रेस में कोई लीडरशिप वैसे ही नहीं है। इंडिपेंडेंट अलग अलग जोनल पार्टीज बनी हुई है, एक दिग्विजय की पार्टी है, एक कमलनाथ की पार्टी है। तो मतलब वो एक आइडियोलॉजी नहीं है, वो एक फैमिली के थ्रू चलती हैं। तो वो तो एक आई डोंट नो भ्रष्ट या क्या बोलेंगे, वो तो अभी पॉलिटिकल ही नहीं बचे हैं। मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ आपकी तरफ से कोई बयानबाजी देखने को नहीं मिलेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल मिलेगी। जब हमारे टक्कर में जहां दिखेंगे, अभी तो मैं बोल रही हूँ ना कि इट्स बीजेपी वर्सेस आप। मैं भी ये मान ही नहीं रही हूँ कि बीजेपी मतलब आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। इट इज डायरेक्टली बीजेपी वर्सेस आप। कांग्रेस तो उनके सामने खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रही है ना। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, इतने सारे अभी महिलाओं के साथ जो हो रहा है, कभी ये रेप रैंडम लगातार चल रहा है पिछले 10 दिन से। मतलब हम लोग स्टेटमेंट्स दे के थक गए, लेकिन कांग्रेस के विधायक को टाइम ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो कांग्रेस इज नोवेयर। कांग्रेस अपने आप को जगह जगह बस खोजने की कोशिश कर रही है। क्या माना जाए, एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर चल रहा है, आम आदमी पार्टी ज्यादा फायदा उठा सकती है या कांग्रेस फायदा उठा ले जाएगी? आम आदमी पार्टी तो अभी प्राइमरी लेवल पर है ना, अभी तो पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है, अभी तो पार्टी को तैयारियां करनी है। कांग्रेस ऑलरेडी तैयार है इस बात के लिए। कांग्रेस तो दिल्ली में भी तैयार थी। तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा? तो जैसे दिल्ली में एकदम से इलेक्शन आया था और एकदम चेंज हुआ था, पंजाब में भी कांग्रेस तैयार थी, तो वैसे ही तैयारी यहाँ भी है कांग्रेस की। और मुझे लगता है कि इस बार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, वो बहुत ही डिफरेंट, जैसा पंजाब में लड़ा इस बार उसी तरीके का वही पूरा टीम है। संदीप पाठक जी जो हमारे यहाँ के चाणक्य माने जाते हैं, जिन्होंने पूरा पंजाब को प्लान किया था, तो उनका पूरा टीम मध्य प्रदेश में है पिछले 6 महीने से। और पंजाब के भी विधायक को हमारे यहाँ प्रभारी सह प्रभारी बनाया गया है।
और हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी, मतलब वी हैव 44,000 विलेज कमिटीज येट, ये आज तक का संगठन है। मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टेट्स, ब्लॉक्स, ये हमारे 6-7 हजार के जो ये हमारे पोस्ट होल्डर्स हैं, उसके अलावा 44,000 विलेज कमिटीज ऑल ओवर मध्य प्रदेश। तो संगठन भी एक तैयार हो रहा है और इलेक्शन पूरे जोर से ही लड़ा जा तो रहा है। आपको लगता है कि 4 महीने के अंदर आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि बीजेपी को हटा के आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बना सकती है? जब मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में पहली बार अरविंद केजरीवाल जी और भगवत मान जी आते हैं 1 जुलाई को, तब अगर 1-1.25 लाख आदमी, 1.5 लाख आदमी आ सकता है बिना पैसे देके, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बार कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इट इज नॉट दैट टफ, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत मेहनत करने की हम लोग को जरूरत है, लेकिन वो मेहनत हमारा हर वर्कर कर रहा है अब। आपने कहा कि बिना पैसे दिए लोग आए सभा में, जी इसका मतलब कांग्रेस की अभी जो प्रियंका गांधी की सभा हुई तो उसमें लोगों को पैसे देकर बुलाया गया होगा? बिल्कुल, वो तो मुझे लगता है वो तो इंडिया के हर कोने कोने में लोगों को पता है कि भाजपा कांग्रेस का ट्रेडिशन ही है। तभी तो आम आदमी पार्टी में पढ़े लिखे लोगों को अपना जॉब जॉब छोड़ के आना पड़ा इनको पॉलिटिक्स सिखाने के लिए। कांग्रेस का कहना है कि इस सभा में, प्रियंका गांधी की सभा में 3-4 लाख लोग आए थे, 3 लाख के आसपास का आंकड़ा बता रहे हैं, और कम भी माना जाए तो 1-1.5 लाख के तो आसपास आपको भी लग रहा होगा आए। तो अब लगता है कि इतना पैसा कांग्रेस ने खर्च कर दिया होगा प्रियंका गांधी की सभा को सफल बनाने के लिए? कमलनाथ जी के पास इतने बड़े बिजनेस हैं, इतना पैसा है, अशोक सिंह यादव जी के पास इतने पैसे हैं, तो ये लोग पैसा लगाते किसमें? इन प्रोग्राम्स में ही तो लगाते हैं। तो आम आदमी पार्टी इन बाहुबलियों, जो पैसे से समृद्ध लोग हैं, उनसे कैसे लड़ पाएगी? आम आदमी पार्टी लोगों के प्यार से जीतती है अभी भी। आम आदमी पार्टी के पास ना पंजाब में पैसा था, ना दिल्ली में कभी पैसा था, बट उनके पास उस समय तो ये भी नहीं था बताने के लिए कि ये हम कर रहे हैं। तब वो कहते थे कि हम ये करके दिखाएंगे। पर आज हमारे पास जो है वो ये है कि हमारे पास प्रूफ है कि मतलब हम जब आज डोर टू डोर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि हमें अपना मैनिफेस्टो नहीं बताना पड़ता उन्हें। वो खुद ही बोलते हैं, अरे झाड़ू तो वहां स्कूल बनाती है, वो तो वहां मोहल्ला क्लिनिक बनाती है। तो मतलब हमें अच्छा लगता है कि शायद जो चीजें हमें भी नहीं पता होंगी वो आम जनता को पता है। तो ये एक, मुझे लगता है ये हमारा सबसे बड़ा पावर है हमारे पास इस बार इलेक्शन में, जो डेफिनेटली हम पैसे दे के नहीं ले सकते, लेकिन काम करके हम उस चीज को ले सकते हैं। लोगों का प्यार है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है। यूथ, फीमेल्स, nobody is interested in बीजेपी एंड कांग्रेस नाउ। मतलब मैं बहुत सारी जगह सुनती हूँ कि कांग्रेस का ये विधायक बड़ा सक्षम है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो लोग सिर्फ उसी पॉलिटिक्स को आज भी बिलीव कर रहे हैं कि हम तोड़ लें कैसे भी लोगों को। उनको लगता है कि आखिरी में हम पैसे और जो भी चीजें बांटते हैं उनसे हम मैनेज कर लेंगे। बट दिल्ली में भी लोगों ने इनसे ही पैसा, इनका ही सब कुछ लेकर ना झाड़ू को वोट कर दिया था। और हम जब जमीन पे जाते हैं हम लोगों से यही कहते हैं कि इन सबसे लेते रहो, बीजेपी से भी ले लेना, कांग्रेस से भी ले लेना, लेकिन वोट तो अपना सोच समझ के दे देना अगले दिन, उसके बाद तो नहीं वापस लेंगे। शहरी क्षेत्र में हो सकता है आम आदमी पार्टी का कुछ वजूद हो, आपने कुछ देखा भी हो, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है अभी? ग्रामीण में हमारा काफी अलग अलग एरिया डिवाइडेड है। जैसे अगर मैं सिर्फ ग्वालियर की बात करूं तो ग्रामीण में हमारा जो कमिटीज हैं वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी फॉर्म हुई है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो होता है एक चुनाव जीतने के लिए या चुनाव तक पहुंचने के लिए, भीड़ तो इंसान देख लेता है, आ जाते हैं, क्योंकि लोगों को सुनना लोगों को पसंद है। हम भी जाते हैं तो 100-150 लोग इकट्ठे नॉर्मली हो जाते हैं, एक जगह खड़े हो जाओ। लेकिन क्या होता है, जब आप, अगर कोई आदमी आपके लिए काम करने को तैयार हो जाए, वहां से आपकी जीत शुरू होती है। तो क्योंकि हम लोग कमिटीज, जो मैं आपको विलेज कमिटीज बता रही हूँ, वो अगर हम बना पा रहे हैं और लोग आगे से बढ़कर बोल रहे हैं हम काम करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और इनफैक्ट शहर से ज्यादा, सर शहर में तो चलो हम लोग रहते हैं तो लोगों के साथ मीडिया से कनेक्टेड है और मध्य प्रदेश में कनेक्टेड है, लेकिन गांव में तो हमारा जो वर्कर है वो बहुत ज्यादा, मतलब हार्ड वर्कर है। उससे नहीं फर्क पड़ता, वो तो साइकिल से जाके पर्चे बांट रहे हैं। तो आई मीन कि लोगों में काफी इस बार ऐसा है कि चेंज करना है। तो शहर के अलावा ग्रामीण हाँ, क्षेत्र ग्रामीण से में भी बल्कि मैं कहूंगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंटरनली। अभी ग्रामीण क्षेत्र में एक सभा में आपने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पर आरोप लगाया कि वो तो होटल बनवा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र को मिलने वाली ऊर्जा जो है, विद्युत, उनके होटलों में जा रही है। ये किस तरह के आरोप है? वो जबकि खुद को बहुत ईमानदार बताते हैं, भ्रष्टाचार का कोई आरोप उनके ऊपर है भी नहीं शायद। आरोप होगा कैसे उनपे? भ्रष्टाचार कैसे, मतलब आरोप आप सिद्ध कैसे कर पाएंगे? आरोप तो मैं तो अभी आपने कैसे आरोप लगा दिया? आपका क्योंकि सबूत होगा कोई? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है। सबूत को आपको ज्यादा खोजना नहीं पड़ता जब आपके सामने सब कुछ चल रहा होता है। आज मैं जिस जगह रहती हूँ वहां दिन में कम से कम 10 बार लाइट कटती है, और मैं गांधी रोड पे रहती हूँ, ऐसी वैसी जगह भी नहीं, चौहान पे आओ, मतलब ठीक ठाक सी जगह है।
गांव में हम जाते हैं तो वहां तो 10-10 दिन से लाइट कटी हुई है। तो ये वो सबूत है आपके लिए। हमें अब कुछ इंटरनेट पर ढूंढने की जरूरत नहीं प्रद्युमन तोमर जी के लिए। पूरे प्रदेश में लाइट कैसी चल रही है वही उनका सबसे बड़ा सबूत है। पूरे इंडिया में आप जगह जगह लाइट बेचते हैं। मध्य प्रदेश में लाइट बनती है, उसके बाद भी पूरे इंडिया में सबसे महंगी लाइट है यहाँ पर। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इतने बड़े पद पे बैठ के आप अपनी जनता के लिए लाइट नहीं सोच पा रहे, आप ऊर्जा मंत्री हैं, तो मैं तो बोलूंगी ऋतुराज की लाइट क्यों नहीं कटती, ऋतुराज में कटौती क्यों नहीं होती? यही मेरा सवाल है उनसे। और मैं ग्रामीणी में बहुत सारी जगह ये बात करती हूँ कि जिस दिन ऋतुराज में लाइट की कटौती होगी उस दिन हमें लगेगा कि हम इक्वल हैं। अदरवाइज नहीं है तो प्रद्युमन तोमर जी पे आरोप है बिल्कुल कि वो भ्रष्ट हैं। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में महिला अत्याचारों पर बहुत कहा गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगे हैं सरकार पर, महिलाओं पर अत्याचार बहुत ज्यादा है, जबकि दिल्ली में अत्याचार बहुत है। तो क्या कारण है? यहाँ तो आप आरोप लगा रही हैं, वहाँ आपकी सरकार है, वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। दिल्ली में अभी रिसेंटली अगर आपने कुछ ऐसा भी दो सुना, महिलाओं की हत्या हुई है, एक महिला की हत्या हुई है। और अगर हत्या, अभी मेरा मतलब है इतने सारे लोग हैं उनमें 2 महिलाओं की हत्या हुई है, नहीं अभी रिसेंटली आई है। हम मध्य प्रदेश में, ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि इस देश में आप जब काम करते हैं तो क्राइम खत्म हो जाएगा। पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में क्राइम खत्म नहीं हो सकता, लेकिन क्रिमिनल को डर बैठ जाए और क्राइम रेट कम हो जाए, वो आपकी सफलता होती है। मध्य प्रदेश में और दिल्ली में डेफिनेटली क्राइम रेट कम हुआ है। क्राइम खत्म नहीं हो सकता, तभी तो हमारे लोग काम करेंगे ना, मतलब पुलिस इसीलिए है जिससे कि क्राइम कंट्रोल में हो। लेकिन रिलेटिवली वहां बहुत सारी आफ्टर निर्भया जो इतने सारे उनके बाद चीजें बनी है जो, एनसीआरबी का जो डाटा है वो दैट इज कुछ फॉर अलग। मध्य प्रदेश। एनसीआरबी के डेटा में अगर आप देखेंगे, इसलिए मैं आप तक आ ही रही थी उस पॉइंट पे। महिला अपराधों में दिल्ली आगे है मध्य प्रदेश से। नहीं नहीं, अभी आपने रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में पिछले 2 साल में 2 लाख लड़कियां गायब हुई हैं। अभी पीटीआई का ये 4 दिन पहले का एक रिपोर्ट फ्लैश हुआ था जिसको काफी न्यूज़पेपर्स ने छापा, लेकिन जैसे ही मोदी जी को डर लगा उन्होंने पीटीआई की रिपोर्ट कैंसिल करवा दी, उन्होंने ट्विटर से भी हटवा दिया। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो मिलेगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद न्यूज़पेपर्स ने छाप दिया था उसको। तो जब 2 लाख महिलाएं गायब होती हैं, और इसका ऑलमोस्ट अगर आप एक वो करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि 52 जिले में और हर जिले में प्रतिदिन 4 लड़कियां गायब हो रही हैं। तो इससे बड़ा क्राइम जिसके लिए हम चिल्ला रहे क्या होगा? ये तो वो है एनसीआरबी की गायब होने की। और रेप एवरी सिंगल डे, ये वो रेप्स हैं जो सामने आ रहे हैं और ये कम नहीं हो रहे। और उसपे शिवराज सिंह चौहान जी तब भी लाडली बहना गा रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा शर्म इस बात की आती है, अभी भी उनके नए होर्डिंग लग गए हैं, बहना याद रखना फिर आ रही है 10 तारीख। मतलब आपको अपने पुलिस को बोलना चाहिए कि आप कुछ करिए। आप दतिया में अभी रिसेंटली रेप हुआ था, बहुत उसका उड़ा, बहुत ज्यादा वो सेंसिटिव इशू था। उसमें आपने कुछ एक जगह रेप होता है बुलडोजर चला देते हो, आप बायस्ड हो। दतिया में क्योंकि आपके भाजपा मंडल के बेटे ने रेप किया है, जो मंडल अध्यक्ष है, तो आपने बुलडोजर चलाना जरूरी नहीं समझा। आप बायस्ड क्यों है? अगर आप इतने अच्छे, मैं तो नरोत्तम मिश्रा जी को वहां क्वेश्चन करके आई थी कि अगर आप इतने अच्छे गृह मंत्री हैं, इतने संस्कार की बात करते, जब देखो तब सेंसर बोर्ड को लेटर लिख देते कि इसको बंद कर दें, उसको बंद कर दें। आपको रंगों से फर्क पड़ता है, लेकिन आपकी बच्चियों के साथ यहाँ क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं अगर भगवा रंग पहन लूंगी तो वो खराब हो जाएगा? आपकी बेटियां अगर, मतलब अगर टीवी इंडस्ट्री में लोग बिकनी पहन रही है उससे आपको फर्क पड़ रहा है, लेकिन आपके घर में, आपके देश में लड़कियों के कपड़े उतार के घुमाया जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ रहा आपको। तो मतलब दिस इज, यू आर बीइंग बायस्ड। अपराधियों में डर बिठाने के लिए ही बुलडोजर चला जा रहा है। तो भज्जू राय जी के यहाँ बुलडोजर नहीं चलनी थी क्या? उनके बेटे ने खुलेआम एक गांव में लड़कियों के साथ रेप किया, तो उनके घर में बुलडोजर नहीं चलना था? उनके मंडल अध्यक्ष इसलिए बचा लेंगे आप? कब तक बचाएंगे? महिला अपराधों पर आपको क्या लगता है कि महिला होने के नाते ये अपराध इस तरह से क्यों सामने आ रहे हैं? रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं, इस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, कोई भी सरकार हो? देखिए, हाँ, इंपॉर्टेंट यही है, हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे इस पे। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप लिटरली अपने प्रदेश या अपने देश में किसी को लेके कितने सेंसिटिव हैं। आप अगर वोट बैंक समझेंगे 4 करोड़ महिलाओं को मध्य प्रदेश में, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप ये सोचेंगे कि वो 4 करोड़ में जो महिला के साथ कुछ हो रहा है उसमें काश शायद मेरी बेटी होती, तो जिस दिन आप ये फील करेंगे, क्योंकि मैं इतनी कोई बहुत ज्यादा उम्र की नहीं हूं जो मुझे ये चीजें देख के बुरी लग जाए, या मेरी बेटी या कुछ,
ये नहीं लगता, पर मुझे ये लगता है कि ये लोग कैसे हैं, शर्म भी नहीं आती उनको कि हम अगर इस पे कुछ बोलते नहीं है, कुछ कर नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मामा तो बोलते हैं, बट एक्चुअली वो कंस और इस टाइप की मामा है जो हमने इतने सालों से हम सुनते आ रहे हैं अपने बुक्स में। तो शिवराज सिंह चौहान जी तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, ये सरकार बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है महिलाओं को लेके, और महिला सिर्फ वोट बैंक नहीं है, महिला इस मतलब उसको आप महिला भी मत मानिए, वो ह्यूमन बीइंग है। ये आपको कपड़ों से, उसके रात को जाने से, उसके अनपढ़ होने से, पढ़ा लिखा होने से, उसके एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी मेंटालिटी से फर्क पड़ता है। जिस दिन हमारे नेता, हमारे प्रशासन के लोग या हमारे मंत्री लोग गुंडों को पालना बंद कर देंगे, और स्ट्रिक्ट अगर ये हो जाएगा कि एक भी मंत्री, एक भी मुख्यमंत्री गुंडों को नहीं बचाएगा, या जो लोग ऐसे काम करते क्रिमिनल्स के लिए पुलिस स्टेशन में फोन नहीं करेगा, तो मुझे लगता है क्राइम रेट कम होने लगेगा। मनीषा जी, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जब ग्वालियर आए, उससे पहले की स्थिति में और उसके बाद की स्थिति में क्या फर्क नजर आ रहा है? कितना बदला हुआ सिनेरियो लग रहा है? उसके बाद सबसे बड़ा चेंज ये है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, उनमें एक एनर्जी आई है, उनमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। अभी तक क्या है, उनको ये नहीं पता था, क्योंकि हर कोई दिल्ली तो बात नहीं कर सकता, या हर ऐसा नहीं होता कि जो गांव का भी वर्कर है, जिसको जो शायद हमसे बात करने तक भी नहीं आ पाया, हाँ, मतलब बड़े नेता नहीं, लेकिन इतना कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता था हम अरविंद केजरीवाल जी को देखेंगे या चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो जब इस बार सबने अरविंद जी को खुद सुना, अभी तक वो हमारे माध्यम से सुनते थे, लेकिन जब उन्होंने डायरेक्टली सुना तो उनके अंदर एक एनर्जी आई है, उनको लगा कि हाँ अब हम चुनाव लड़ रहे हैं। और सामने भी जो लोगों के मन में एक डाउट था कि आम आदमी पार्टी चलो इतना ध्यान मध्य प्रदेश में नहीं दे रही, जो बीजेपी कांग्रेस लोगों में वहम फैला रही थी, तो उनके आने से ग्वालियर चंबल में एक ये भी लोगों का वहम दूर हुआ, और काफी लोगों में चेंज आया है। बहुत सारे बीजेपी कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ें, जो संगठन में काम करें, तो दे आर अप्रोचिंग अस, और बहुत सारा संगठन भी उसके बाद चेंज हुआ है, काफी कॉन्फिडेंस है लोगों में। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या आप भी चुनाव लड़ना चाहेंगी, लड़ेंगी? और लड़ेंगी तो ग्वालियर के किस क्षेत्र से आपका मन है चुनाव लड़ने? मैं बेसिकली तो जब भी मुझे पार्टी ने पिछले 10 साल में जहां पर भी काम कराया, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, मैं हर जगह काम कर रही हूँ, हर इलेक्शन में मैंने अपना टाइम दिया है, और जो भी पोस्ट दिया है उसको मैंने एक्सेप्ट किया है। तो अगर पार्टी इलेक्शन के लिए भी बोलेगी तो आई एम रेडी फॉर इट, अगर पार्टी मुझे इलेक्शन जिताने के लिए, लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए बोलेगी, मैं दोनों कंडीशन आई अग्री। लेकिन अभी मैं क्योंकि ग्वालियर ईस्ट में रहती हूँ, तो वहां पर क्योंकि उसको एक ऐसी प्रोग्रेसिव विधानसभा माना जाता है जहां यूथ बहुत ज्यादा है, जहां कॉलेजेस हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा इंटरेस्ट उस विधानसभा में ज्यादा है, और ऑल्सो क्योंकि मैं वहां रहती हूँ, वहां की वोटर भी हूँ, तो उधर पे मेरा एक काम करने का, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में हम काम करते हैं, और जोन में तो मैंने सबसे ज्यादा काम किया है पूरे, तो लेकिन ग्वालियर पूर्व में ऐसा है कि हाँ वहां पर हमारा एक अलग से मेरा एक होल्ड बना हुआ है। लेकिन ग्वालियर पूर्व की जिस सीट की आप बात कर रही हैं, वहाँ सतीश सिकरवार जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी में ही है, पहले बीजेपी में थे जी, उनका काफी अच्छा बनाया हुआ उन्होंने अपने, और उनकी पत्नी महापौर हैं ग्वालियर की। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि उनसे अगर आप लड़ती हैं चुनाव तो जीतने की संभावना कितनी रहेगी? पंजाब में जो चन्नी थे, सबसे बड़ा नाम था पंजाब का, उनको हराने वाला एक मोबाइल रिचार्ज, मतलब मोबाइल शॉप का वर्कर था, काफी फेमस हुआ था ये जब उन्होंने हराया था। तो मतलब मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि छोटा बड़ा अब आज के टाइम में कुछ बचा नहीं है। और रही बात सतीश सिकरवार जी की और शोभा सिकरवार जी की, तो देखिए महापौर तो सतीश सिकरवार ही बने अल्टीमेटली, सबको पता है। शोभा जी को अभी मुझे लगता है पॉलिटिक्स सीखने में तो वक्त लगेगा, और मुझे अच्छा लगता है उनको देखकर कि कम से कम एक महिला बाहर निकल रही है, तो आई अप्रिशिएट दैट, उनका मेहनत जो है। लेकिन वो इतने पॉलिटिकल लोग हैं कि वो महिलाओं से राजनीति करवा नहीं सकते। अगर जिस दिन वो महापौर जी ये बोल देंगे कि मुझे ये काम नहीं करना, उस दिन मुझे लगता है कि वो परिवार ही उनको हटा देगा। तो आई थिंक कि महापौर और उनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क इस बात का पड़ रहा है कि वो महापौर भी हैं, वो विधायक भी हैं, तब भी ग्वालियर पूर्व में ना तो सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना तो सड़क है, ना नाली साफ है। तो मतलब जब कुछ बेसिक ही चीज नहीं है, और अच्छा उनका बना है बिल्कुल, वो बहुत अच्छी पूरी सब्जी बनवा के खिलवाते हैं, लोगों को बहुत अच्छे से 25-2500 के चेक बांटते हैं, वो बहनों के से राखियां बनवा के बहुत अच्छे लिफाफे बांधते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सुंदर साड़ियां देते हैं वो लोगों को।
तो मेरा मतलब है कि उनके पास बहुत अच्छा काम है, लेकिन जनता के लिए नहीं है। मुझे लगता है अगर मैं और आम आदमी पार्टी आती है, तो हम विधायक नहीं होंगे, हम लोगों की लाइन अपने घर के बाहर नहीं लगाएंगे। हमें खुशी इस बात पे नहीं होगी कि चौहान प्याऊ पे लाइन लगती है, जैसे सतीश सिकरवार जी को लगता है कि ललितपुर कॉलोनी जाओ तो सारे काम हो जाते हैं। असली नेता वो होता है कि उस बंदे को, जो आपका वोटर है, वो अपने घर से ही उसके सारे काम हो जाए, उसके घर में उसको लाइन लगा के उसको चौराहों पर ना जाना पड़े। तो मुझे लगता है उनका अच्छा कुछ नहीं बना अभी तक। सतीश जी को पता ही नहीं राजनीति क्या होती है और असली में नेता क्या होता है। तो अगर विधानसभा चुनाव में आप जीतती हैं, हम्म। तो विधायक बनने के बाद आप अपने क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा पहला काम क्या करना चाहेंगे, ताकि वहाँ के लोगों को उससे राहत मिले और आपको लगता हो कि ये बहुत ज़रूरी है उस क्षेत्र के लिए काम? देखिए हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग परेशान हैं, कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं कि वहां पर बिजली के तारों की बहुत बुरी हालत है और ये कह दिया जाता है कि ये अभी ये जो जगह है ये लीगल नहीं है, ये कॉलोनीज। तो मुझे लगता है पहले तो हमें सबसे जरूरी काम करना पड़ेगा लीगल इलीगल, ये जो तय करना। कॉलोनीज को हमने बांट रखा है, हमें जहां पर इतने सालों से लोग रह रहे हैं, बहाना ना बनाते हुए हमें उन्हें लीगलाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी विधानसभा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक एरिया है पूरा सिरौल फूटी कॉलोनी, ये वहां बहुत सालों से मैं देख रही हूँ पट्टों की लड़ाई चल रही है। और आज भी मुन्ना लाल गोयल जी, सतीश सिकरवार जी आपस में लड़ते रहते, तेरा पट्टा मेरा पट्टा, आई डोंट नो व्हाट दे टॉक अबाउट, लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या है। जब मैंने ग्वालियर में राजनीति भी शुरू की 2018 से, तब से मैं देखती आ रही हूँ। तो ये कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्रोग्रेसिव विधानसभा के हिस्सा माने जाते हैं, उसके बाद भी हमारा एक स्कूल ऐसा नहीं है सरकारी जहां बच्चियां अच्छे से पढ़ सके। मेरे घर के सामने जो कन्या विद्यालय, वहां के मतलब मेरी जो मेड है उसकी बच्ची जाती है तो वो वॉशरूम नहीं जाती और अपनी मम्मी को ये बोलती है कि मम्मी कैसे भी ना दीदी को भेज दो, तो वो वहां पर है ना एक सर्वे करवा दे जिससे कि हमारा स्कूल चल जाए। तो आई मीन कि स्कूल्स नहीं है, और पट्टे और लीगलाइज्ड कॉलोनीज का जो इतना बड़ा इशू है, वो पूरे ग्वालियर में बहुत बड़ा इशू है। इसमें सिर्फ दोनों नेता मिलकर आजकल टाइम पास कर रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा सिरौल का तो काफी बड़ा आया कि जो पट्टे दिए गए वो किसी और के नाम पे लीगल हो रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा केओस है। तो ग्वालियरपुर में काफी इश्यूज हैं, एजुकेशन है, कॉलोनीज हैं, उसके अलावा बिजली का जो प्रॉपर माध्यम होना चाहिए। मतलब जगह जाके लगता है कि वो फेंसिंग हो रही है, वो बिजली के तार नहीं लगते, वो तो पूरी फेंस लगती है कॉलोनी में। जब आप विधायक बन जाएंगी तो सारी समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिला देंगे? देखिए हाँ, क्योंकि जो क्विक है, दो तरीके से पॉलिटिक्स चलती है। कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जो क्विक होते हैं, जो आपको करने पड़ते हैं, और फॉर लॉन्ग टर्म्स भी चीजें होती हैं जो आपको मैनेज करके लॉन्ग टर्म चलानी पड़ती हैं। तो दोनों तरीके से काम करेंगे। अगर विधायक बनी, सरकार नहीं बनी, तो उस स्थिति में आपका ये रोना नहीं रहेगा कि सरकार में नहीं है इसलिए हमसे पक्षपात किया जा रहा है, हमारी समस्याओं पर कोई गौर नहीं कर रहा है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है? मैं बिल्कुल भी कांग्रेस के विधायकों जैसा काम नहीं करूंगी कि हमारी सरकार नहीं है तो मैं कर नहीं पा रही। हर विधायक को, पहली बात तो मैं प्रे करती हूँ और मुझे विश्वास है कि सरकार भी होगी हमारी, लेकिन अगर ऐसी भी स्थिति आई तो मुझे ये पता है कि मुझे बीइंग अ विधायक इतना फंड हमेशा मिलता है, एक एमएलए बनने के तौर पे, चाहे मैं किसी भी पार्टी से हूं, कि मैं अपने विधानसभा के लिए कार्य कर सकूं। तो बस इतना ही फर्क होगा कि जो ये लोग ज्यादा पैसा मांगते हैं, लेकिन हम उस स्थिति में भी काम करके दिखाएंगे। मैं कभी नहीं रहूंगी कि मेरी पार्टी नहीं है या यही नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जी। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगा, उनके बंगले में करोड़ों रुपए के काम हुए, साज सज्जा में, और जो आपको पता ही होगा क्या क्या चीजें निकलकर सामने आई। जिस तरह के वीडियो वायरल हुए, बहुत अंदर से भी लोगों ने गहराई से छानबीन की कि क्या चीज कितनी महंगी लगी है, और पूरी देश ने इस चीज को देखा। उसके बाद एक कहीं ना कहीं जनमानस में ये बात भी आई कि सत्ता आते ही आदमी पर भ्रष्टाचार का नशा चढ़ जाता है, सेवा भाव भूल जाता है, कहीं ना कहीं वो सत्ता का नशा उसको ले जाता है उस तरफ भ्रष्टाचार करने की। क्या लगता है आपको, ये सिनेरियो जो पूरा ये देखने को मिला, इसके बाद कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता दिख रहा है, या आपको लगता है कि नहीं, इसके बावजूद, इस सब के बावजूद मध्य प्रदेश में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करके सरकार तक बनाने का बात कर रही है? हम जिस जनता को ये दिखा रहे हैं कि वो महंगे पर्दे और इतने बड़े शैंडलियर्स या जो भी, तो उस जनता को आप दूसरी जगह तो दिखा सकते हैं, पर आप दिल्ली में अगर ये बात करते हैं तो लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली में लोगों को लगता है यार हमें तो सब मिल रहा है, हमें क्या करना है, कौन कौन से पर्दे में रहता है किसमें नहीं। और दूसरी बात, ये तो जनता की बात होगी, दूसरी बात कि ये उन्होंने खुद का घर तो नहीं सजाया, ये एक सरकारी बंगलो है।
मैं अभी भी मुझसे मतलब लगातार ऐसे जो आपने वर्तमान में उसमें रह रहे हैं ना सर, देखिए एक... आप भ्रष्ट उनको तब बोलिएगा जब वो इंसान अपना घर खुद का एक जगह बना दिया हो, जिसने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कि भैया मैं पता नहीं आगे क्या होगा। लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ उसका आनंद क्या केजरीवाल नहीं ले रहे? सर देखिए, अगर कोई चीज बहुत सालों से रिपेयर नहीं हुई तो उसको आज के अकॉर्डिंगली रिपेयर कराना, आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत बड़ा क्राइम है और इसको आप करप्शन बोलेंगे। दिस इज नॉट अ करप्शन। नहीं, कोई चीज अगर 50 रुपए की उपयोग करके उसको काम चला सकता है तो उसके 5,000 रुपए खर्च करने जाते, ये तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा ना। आप 50 रुपए की जगह 5,000 रुपए, ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये इम्पोर्टेंट ये है कि हम भ्रष्टाचारी के रेट में अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के पर्दे को गिन रहे हैं, और जिस देश में इतने सारे भ्रष्टाचारी, इतने बड़े बड़े स्कैम्स हैं, तो हम उनको भ्रष्टाचारी ना बोलें। भ्रष्टाचार कर रहे हैं उस पर आरोप लगते हैं ना। नहीं, इसको आप कैसे बोलेंगे कि भ्रष्टाचारी है? मतलब कोई एक बंगलों को थोड़ा बेटर बना रहा है, और वो भी क्योंकि बहुत सालों से रिपेयर नहीं हुआ है, वो भी सरकारी बंगला है। आपने ये क्यों नहीं देखा कि उसी सरकारी बंगलों में, जहां पर जब कांग्रेस सरकार होती थी तब वो उस पूरे प्रेमाइसेस में 2-3 बंगलों जो दिए जाते थे उसमें सब इंडिपेंडेंट नहीं रहते थे। उसमें एक ही, जैसे अगर अरविंद केजरीवाल जो सीएम का मार्ग है वहां पर, मतलब जो प्रेमाइसेस है उस प्रेमाइसेस में 2 से 3 बंगलो हैं, लेकिन उसके बाद भी अरविंद जी ने वो एक बंगलो खुद के लिए लिया है, उसका दूसरा बंगलो किसी और को दिया हुआ है। ये हम क्यों नहीं देखते? हम मतलब उन्होंने एक जगह अगर कुछ काम करवाया है, और सर मुझे लगता है कि इतना बड़ा इस देश के लिए इतना बड़ा मुद्दा ये है ही नहीं, और लोगों को अगर फर्क पड़ता होता। छोटे छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे बनाते हैं सर ये बहुत बहुत मिनिमम है कि कौन किस पर्दे में रहता है। भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोगों के लिए छोटा मुद्दा भी मायने नहीं रखता। नहीं, क्या हुआ है एक्चुअली, देखिए मोदी जी ने इसको इसलिए फ्रेम किया है कि उनके अंदर तक। अच्छा, इसमें भी मोदी जी हैं? डेफिनेटली। इतना बड़ा मीडिया आपको लगता है किसी के घर के पर्दे दिखाता है? मतलब इतनी बड़ी न्यूज एजेंसी हर चीज के पीछे पड़ जाता नहीं, वो आता कैसे है? आप अगर ऊपर से ड्रोन लगा के देख रहे हैं कि आप उनके अंदर जाके देख रहे हैं, मतलब मैंने देखा था कि पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। तो ये कहां से आता है? ये इतना सेंस कहां से आता है? आप अपनी चीजों को छुपाने के लिए आप ऐसी चीजें दिखा देते हैं। आप दिखाइए ना, आपको दिखाना है ना, आप वो तो दिखा रहे हो उसने पर्दे क्या लगाया। आपने ये क्यों नहीं दिखाया कि उसने मोबाइल नए मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए? वो भी दिखाया, मीडिया सब दिखाता है। नहीं, मीडिया नहीं, मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ। दिखाएंगे और बुरी बात होगी तो मैं आपकी बात नहीं करी। आपने अभी कहा, आपने नहीं, मैं मीडिया की बात नहीं करी। अभी आपने कहा कि मोदी जी, तो मोदी जी अच्छी चीज तो नहीं दिखा सकते, लेकिन वो ऐसी चीजें खोजेंगे जिसका मुझे लगता है वो बहुत ही इर्रेलेवेंट है। मतलब एक सरकारी बंगलों में कोई क्या बना रहा है, या तो वो अपने घर ले जा रहे हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस। मैं अभी भी बोल दूंगी, मुझे बहुत सारे चैनल्स जब ये बात पूछते हैं तो वो अपना जो उनका घर है रोहतक में, वो उसको वहां पर कितनी जमीन लेके बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने स्विट्जरलैंड में घर खरीद लिया, यहाँ खरीद लिया, दैट इज कॉल्ड भ्रष्टाचार। बट आप कहीं रह रहे हो, एक कमरे को सुकून से बना रहे हो, तो आई थिंक, और देखिए वहां बहुत वैल्यूएबल लोग आते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस कर दे तो दैट मेक्स नो सेंस फॉर एटलीस्ट उस जनता को। इससे मायने नहीं रखता जिनको बिजली पानी मिलता है, जिनको अपनी चीजें चाहिए। इसका मतलब भ्रष्टाचार की परिभाषा जो है वो आम आदमी अपने हिसाब से तय करेगी? नो नो नो, दिस इज, मुझे लगता है कि इसको अगर भ्रष्टाचार लोगों ने भी माना होता तो आज ये, इससे हमें बहुत फर्क पड़ रहा होता। अगर ये भ्रष्टाचार लोगों ने माना होता तो आज ग्वालियर चंबल में जो हमारा अरविंद केजरीवाल जी को जो लोग सुनने आए थे, 1-1.5 लाख लोग, वो उस भ्रष्ट आदमी को सुनने नहीं आते। तो मुझे लगता है हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर दिस इज अ भ्रष्टाचार और ये है। मतलब मैं ये डिसाइड नहीं कर रही हूँ, ये जनता ही डिसाइड कर रही है। पर्दे लगाना, किसी कोई अगर 1 लाख रुपए कमाता है और कोई 1,000 रुपए कमाता है, तो वो डेफिनेटली 10 रुपए का पर्दा लगाएगा। जो 1 लाख, कल आप लोग तो हम लोगों से ही बोलने लगेंगे कि मतलब कल अगर टच वुड, अगर बाई चांस हमारी सरकार आ गई, मैं कुछ बन गई, तो आप लोग बोलोगे यार ये लोग तो ऐसी सी गाड़ी में घूम रहे हैं, ऐसे पर्दे लगाते हैं। तो ये तो आपका एक लाइफस्टाइल है, लेकिन जमीन पे क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में आम जो जनता है, आम आदमी पार्टी तो अलग बात है, तो साधारण जनता है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किसको हटाती है और किसको सत्ता में लाती है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। खास मुलाकात में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।